हेलो गाइज, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है अच्छे ही होंगे। तो दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में बिहार बोर्ड क्लास 10th हिंदी चैप्टर 5 जिसका नाम है नागरी लिपि। तो आज हम नागरी लिपि चैप्टर के संपूर्ण पाठ का सॉल्यूशन लेकर आए हैं। पाठ के सभी प्रश्नों का उत्तर कराने वाले हैं। आइए देखते हैं। तो पहला जो प्रश्न आपके सामने दिख पा रहा होगा, आप लोग अपने अपने स्क्रीन पर जो है पहला प्रश्न देख पा रहे होंगे। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि देवनागरी लिपि के अक्षरों में स्थिरता कैसे आ गई। देवनागरी लिपि के अक्षरों में स्थिरता कैसे आ गई। तो देखिए इसका आंसर लिखना है। 2 सदी पूर्व जब इस लिपि के टाइप बने, यहाँ इसके बदले देवनागरी लिखिएगा कि 2 सदी पूर्व जब देवनागरी लिपि के टाइप बने और पुस्तक छपने लगी तब इसके अक्षरों में स्थिरता आ गई। ठीक ना, तब इसके अक्षरों में क्या आने आ गई, स्थिरता आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि देवनागरी लिपि में कौन कौन सी भाषाएं लिखी जाती है। और ये क्वेश्चन आपके ये बोर्ड एग्जाम में कई बार भी प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा गया है। तो कह रहा है कि देवनागरी लिपि में कौन कौन सी भाषाएं लिखी जाती है। तो देवनागरी लिपि में संस्कृत, हिंदी, नेपाली, नेवारी, मराठी, गुजराती, मैथिली, भोजपुरी, मगधी आदि भाषाएं लिखी जाती है। ठीक ना, ये सभी भाषाएं जो है ना किस लिपि में लिखी जाती है, तो ये सभी भाषाएं देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेखक ने किन भारतीय लिपियों से देवनागरी का संबंध बताया है। लेखक ने किन भारतीय लिपियों से देवनागरी लिपि का संबंध बताया है। तो उत्तर लिखना है कि लेखक ने गुप्तकालीन ब्राह्मणी लिपि तथा बाद के सिद्धम लिपियों से देवनागरी लिपि का संबंध बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि नंदी नागरी किसे कहते हैं। किस प्रसंग में लेखक ने उसका उल्लेख किया है। किस प्रसंग में लेखक ने उसका उल्लेख किया है। तो उत्तर इसका लिखेंगे, नंदी नागरी देवनागरी को ही कहा जाता है। महाराष्ट्र के राष्ट्रकूट राजाओं के समय नंदी नगर, ठीक है, नंदी नगर की लिपि, ब्रैकेट वाला नहीं लिखना है आपको, नंदी नगर की लिपि होने के कारण यह नंदी नागरी कहलाने लगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नागरी लिपि के आरंभिक लेख कहाँ से प्राप्त हुए, उसका विवरण दीजिए। तो इसका जो है 5वां नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा कि नागरी लिपि के आरंभिक लेख दक्षिण भारत में राष्ट्रकूट वंश के राजा दंती दुर्ग का समांगढ़ दान पत्र 784 ईस्वी का है। ठीक है, 784 ईस्वी का है। तो लिखना 754 ईस्वी का है, कोमा वहीं से मिले हैं। टोटल क्या हो गया, नागरी लिपि के आरंभिक लेख दक्षिण भारत में राष्ट्रकूट वंश के राजा दंती दुर्ग का समांगढ़ दान पत्र 754 ईस्वी का है, कोमा वहीं से मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, 6ठा नंबर क्वेश्चन, ठीक ना। तो कह रहा है 6ठा नंबर क्वेश्चन में कि ब्राह्मणी लिपि और सिद्धम लिपि की तुलना में नागरी लिपि की मुख्य पहचान क्या है। इसका मुख्य पहचान क्या है। तो ब्राह्मणी लिपि और सिद्धम लिपि की तुलना में नागरी लिपि की मुख्य पहचान यह है कि ब्राह्मणी लिपि और सिद्धम लिपि के अक्षरों के सिरों पर छोटी आड़ी लकीरें या ठोस त्रिकोण हैं, लेकिन नागरी लिपि के अक्षरों पर लंबी लकीरें अक्षरों की चौड़ाई के अनुकूल ऊपर दी जाती है। यानी ब्राह्मणी लिपि और सिद्धम लिपि के क्या होता है, शब्द पे ऊपर में छोटी लकीरें या फिर जो ऊपर में ठोस त्रिकोण जैसा लकीर दिया जाता है, लेकिन नागरी लिपि में जितने भी अक्षर या शब्द लिखे जाते हैं उसके ऊपर जो है अक्षर के चौड़ाई के अनुसार लकीर ऊपर में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर भारत में किन शासकों के प्राचीन नागरी लेख प्राप्त होते हैं। किन शासकों के प्राचीन नागरी लेख प्राप्त होते हैं। उत्तर लिखेंगे, उत्तर भारत में गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक कन्नौज में शासन करते थे, जिसमें मिहिर भोज महेंद्रपाल प्रसिद्ध राजा हुए। मिहिर भोज 1840 से 1800 ईस्वी तक शासन किया था। मिहिर भोज 840 ईस्वी से 881 ईस्वी तक शासन किया था। उसका ग्वालियर प्रशस्ति पत्र नागरी लिपि का लेख है। नागरी लिपि का ही क्या है, लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है
अगला क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है। क्वेश्चन है कि नागरी लिपि को देवनागरी क्यों कहते हैं? लेखक ने इस संबंध में क्या बताया है कि नागरी लिपि को देवनागरी भी कहा जाता है, क्यों? तो नागरी लिपि को देवनागरी कहलाने के पक्ष में सप्रमाण सबूत तो नहीं है, परंतु नागरी शब्द नगर से ही संबंध रखता है। लेखक कहते हैं कि नागरी लिपि को देवनागरी क्यों कहा जाता है, इसका हम तो आपको पक्का प्रूफ नहीं दे सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जिसके कारण कि लेखक को लगता है कि शायद इसी कारण से नागरी को देवनागरी कहा जाता होगा। जैसे है कि पटना जो कभी नगर कहा जाता था, वहाँ के राजा चंद्रगुप्त द्वितीय ना का व्यक्तिगत नाम देव था। चंद्रगुप्त द्वितीय का जो है एक और नाम क्या था? देव था। संभवतः पटना नगर देवनगर भी कहलाता होगा। लेखक का ऐसा मानना है कि पटना एक नगर था, वहाँ का राजा जो कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसको लोग देव भी कहते थे, इसलिए पटना को लोग देवनगर भी कहता हुआ है। देव का नगर यानी राजा देव का नगर, देवनगर। उसी के आधार पर उत्तर भारत की लिपि को देवनागरी लिपि लोगों ने नाम रखा होगा। पहला तो ये बात है। दूसरा लेखक कहते हैं इसमें कि लेखक ने इस संबंध में एक और बात बताई है कि भारत के सभी शहर नगर कहलाते थे। जितना भी शहर था वो क्या कहलाते थे? नगर। लेकिन काशी यानी बनारस, जिसको वाराणसी भी कहते हैं, काशी देवनगरी कहलाती थी, फुल स्टॉप। अतः उसी का आधार लेकर भारत की लिपि देवनागरी कहलाने लगी होगी। यह जो एक अनुमान लगाया गया, कन्फर्म जो है लेखक को भी मालूम नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि नागरी की उत्पत्ति के संबंध में लेखक का क्या कहना है? पटना से नागरी का क्या संबंध है? पटना से नागरी शब्द का क्या संबंध है? इसका आंसर लिखेंगे हम लोग। नागरी शब्द की उत्पत्ति के संबंध में लेखक का कहना है कि नगर से ही नागरी शब्द बना है। नागरी शब्द किससे बना है? नगर से बना है। पटना को कभी नगर कहा जाता था, अतः पटना से ही इस लिपि की उत्पत्ति होने के कारण यह नागरी लिपि नाम धारण किया हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि नागरी लिपि कब एक सार्वदेशिक लिपि थी? नागरी लिपि कब एक सार्वदेशिक लिपि थी? आंसर लिखना है 8वीं सदी से लेकर 11वीं सदी के बीच नागरी लिपि एक सार्वदेशिक लिपि थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नागरी लिपि के साथ साथ किसका जन्म होता है? इस संबंध में लेखक क्या जानकारी देता है? इसका आंसर लिखेंगे कि नागरी लिपि के साथ साथ भारतीय इतिहास एवं भारतीय संस्कृति के एक नए युग का जन्म होता है तथा नागरी के साथ साथ अनेक प्रादेशिक भाषाएं भी जन्म देती है। इस संबंध में लेखक जानकारी देता है कि 8वीं-9वीं सदी का आरंभिक हिंदी साहित्य प्राप्त हुआ है तथा मराठी, गुजराती, बंगाली भाषा के उपलब्ध लेख भी उसी काल के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुर्जर प्रतिहार कौन थे? लिखना है गुर्जर प्रतिहार विदेशी थे, ये भारत आकर बस गए। ठीक ना, गुर्जर प्रतिहार विदेशी थे लेकिन ये भारत आकर बस गए। 8वीं सदी के पूर्वार्ध में अवंती प्रदेश में इन्होंने शासन कायम किया। बाद में कन्नौज पर भी इनका अधिकार हो गया। गुर्जर प्रतिहार जो है राजाओं में राजा भोज और महेंद्रपाल आदि महान राजाओं में गिने जाते थे। तो ये हो गया हमारा लास्ट क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन फालतू है जो एग्जाम में कहीं पूछा भी नहीं जाता है। तो फाइनली हमारा चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय।